वेलकम स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय डॉक्टर अमित शर्मा में। तो आज हम यूनिट 2 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट कर रहे हैं। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। इससे पहले यूवी विजिबल और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की वीडियो में डाल चुका हूं, तो आप उनको वीडियो को देख सकते हैं। उससे पहले मैंने लिंक में मैं आपको आई बटन पे एक डिस्क्रिप्शन में पहली वीडियो के लिंक डाल दूंगा, तो उनको भी आप चेक कर सकते हैं। तो बेसिक ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी को जरूर देखें। उसके बाद आज स्टार्ट करते हैं हम नया टॉपिक, दैट इज एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो बेसिकली एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या डिफरेंस होता है, ये क्या होती है? तो इसके अंदर एक एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है। एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर हम एक सैंपल ट्यूब के अंदर सैंपल रखते हैं और इसके चारों तरफ एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो जब इस सैंपल पर इसके अंदर स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई होता है और रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन डाली जाती है, तो इसको एब्जॉर्ब करता है। उसकी वजह से उसके न्यूक्लियस में रेजोनेंस होती है और उन रेजोनेंस को एम्पलीफाई कर देता है मैग्नेट, जिसको हम डिटेक्टर द्वारा आइडिया कर लेते हैं और रेफरेंस के साथ इसको एक डिस्प्ले की फॉर्म में एनएमआर के सिग्नल आ जाते हैं। इन्हीं को बोलते हैं हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, बात करते हैं स्टार्ट। तो व्हाट इज एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टैंड्स फॉर? ये होती क्या है? आपको नाम से मालूम होगा, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। अभी आपने इससे पहले पढ़ा था, जब किसी मैटर के ऊपर अल्ट्रावायलेट और विजिबल का इंटरेक्शन होता है तो उसे बोलते हैं हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्योंकि यूवी विजिबल की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं। बट लेकिन जब किसी मॉलिक्यूल के ऊपर इंफ्रारेड रेडिएशन डाला जाता है तो उसकी एनर्जी यूवी विजिबल से कम होती है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं होते, तो क्या होते थे? मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन होते थे। उसके बाद आईआर के बाद आती है रेडियो वेव्स। अब रेडियो वेव की एनर्जी तो आईआर से भी कम है, तो वो इतनी कैपेबल नहीं होती कि जब किसी मैटर के ऊपर स्ट्राइक करे, ना तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होंगे ना मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन होंगे, तो वो केवल मॉलिक्यूल को रोटेट कर पाती थी, तो इसलिए उसे बोलते हैं रोटेशनल। पर अब हम बात कर रहे हैं उससे भी आगे के रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन की। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन की वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है और एनर्जी बहुत कम होती है, तो उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड कर पाए, मॉलिक्यूल को वाइब्रेट कर पाए या मॉलिक्यूल को रोटेट कर पाए। तो वहां क्या होने वाला है? तो वहीं पे हमारा पार्ट प्ले होगा न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो डेफिनेशन की स्टडी करते हैं। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस क्या होता है? तो द ब्रांच ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी विच डील्स विद द इंटरेक्शन ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन एंड मैटर इज कॉल्ड एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। जब किसी मैटर के ऊपर रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन का इंटरेक्शन होगा, तो उस इंटरेक्शन की स्टडी को ही हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। आगे बात करते हैं कि सर इसके लिए क्या कंडीशन है, कि मॉलिक्यूल के अंदर क्या चीज क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे आईआर के लिए आपको बताया था डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, तो क्या एनएमआर के लिए भी ऐसी कुछ कंडीशन है? तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर आपको मालूम है प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं क्योंकि उनके ऊपर यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते होते हैं जिनके ऊपर यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन पे घूमते हैं, ऐसे ही प्रोटॉन भी अपनी एक्सिस पर घूमते रहते हैं। तो इनका भी रोटेशन या तो क्लॉकवाइज होता है या एंटी क्लॉकवाइज। और जब कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी अपनी एक्सिस पर रोटेट होता है तो उससे भी क्या निकलता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो वहां जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस की स्पिन। अब उस न्यूक्लियस की स्पिन का मतलब कुछ कंपाउंड जो पॉजिटिव स्पिन रखते हैं, जिनके लिए आई की वैल्यू ज्यादा होती है, जब उस मॉलिक्यूल को किसी बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा और वो रेडियो वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो उसका जो न्यूक्लियस है वो लोअर स्पिन से हायर स्पिन में चला जाएगा। उसी चीज को बोलते हैं हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो प्रिंसिपल की बात करते हैं, व्हेन ए स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई इज प्लेस्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एब्जॉर्ब्स रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन एंड इट्स न्यूक्लियस अंडरगोज चेंज या अंडरगोज ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्पिन स्टेट टू अनदर स्पिन लेवल एंड प्रोड्यूस एनएमआर सिग्नल। क्योंकि जब कोई मॉलिक्यूल, और वो मॉलिक्यूल क्या कैसा होना चाहिए? स्पिन एक्टिव। स्पिन एक्टिव होना चाहिए, स्पिन इनएक्टिव नहीं होना चाहिए। होते क्या है स्पिन एक्टिव और स्पिन एक्टिव, वो आगे बताऊंगा कंटिन्यू की वीडियो में। पर पहले मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए? स्पिन एक्टिव मॉलिक्यूल। और जब इस स्पिन एक्टिव मॉलिक्यूल को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये मॉलिक्यूल रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। उसे एब्जॉर्ब करने के बाद
इसका न्यूक्लियस वन स्पिन स्टेट से हाई स्पिन स्टेट में चला जाएगा और इसकी वजह से यह एक सिग्नल प्रोड्यूस करेगा जिसे बोलते हैं हम प्रोटॉन सिग्नल या एनएमआर सिग्नल। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? सो इट इज नोन एज न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। होप आपको प्रिंसिपल क्लियर हो गया होगा। अब होता क्या है कि मैंने बात की थी दो चीजों की। ये सर रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन होता कहां से कहां तक है? जैसे आपने पढ़ा था यूवी विजिबल होता है 150 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर की रेंज वाला होता था। फिर हमने आईआर को पढ़ा 12500 सेंटीमीटर इनवर्स वेव नंबर से लेके 100 सेंटीमीटर इनवर्स तक। तो रेडियो वेव की वेवलेंथ क्या होती है? तो रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ होती है वो माइक्रोमीटर में, यानी कि यदि हम देखें तो मीटर में होती है। यानी कि सबसे बड़ी वेवलेंथ जो होती है वो रेडियो वेव्स की होती है, इसलिए इनकी एनर्जी सबसे कम होती है। तो बात करते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन। तो द रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच हैव वेवलेंथ फ्रॉम 10⁷ टू 10⁸ माइक्रोमीटर, यानी कि 10⁷ टू 10⁸ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का मीटर 10⁻⁻⁶। यदि इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर दूं तो 10 मीटर टू 100 मीटर इज कॉल्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन। सरप्राइज, समझ गए ना? कि यानी कि जो एक वेव होगी पूरी उसकी लेंथ कितनी होगी? 10 मीटर या 10 मीटर से 100 मीटर, यानी कि इसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है। और हमने बताया वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, क्योंकि E = sc/λ। तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी एनर्जी कम होगी। फिर भी आपको मालूम है जितने भी ये मोबाइल के सिग्नल आ रहे हैं, नेटवर्क सिग्नल आ रहे हैं, रडार सिस्टम चल रहे हैं, वो सब किसके ऊपर चल रहे हैं? एनएमआर के ऊपर। मेडिकल के क्षेत्र में भी इसको यूज करते हैं। MRI आपने सुना होगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिनेशन, वो इसी का पार्ट है एनएमआर का, क्योंकि वहां भी मैग्नेटिक फील्ड से हम बॉडी को डिटेक्ट करते हैं कि प्रॉब्लम कहां पर है। MRI इज द पार्ट ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये क्लियर हो गया होगा। तो द रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन which have wavelength from 10⁷ to 10⁸ माइक्रोमीटर और 10 मीटर टू 100 मीटर is called रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन। अब बात करते हैं आगे कि सर आपने बताया स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई, क्योंकि दो तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, एक तो वो एटम जो स्पिन एक्टिव होंगे, एक वो एटम जो स्पिन इनएक्टिव होंगे। सर उन्हें कैसे पहचानेंगे? आपको मालूम है स्पिन मोमेंटम नंबर आई, यदि आई की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी, आई की वैल्यू, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू आई, उसकी वैल्यू 0 से ज्यादा होगी। वो कब होगी? जब किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन होंगे वो ऑड नंबर में होंगे। ऑड नंबर का मतलब 1 प्रोटॉन, 3 प्रोटॉन, 5 प्रोटॉन, 7 प्रोटॉन, तो उनका रिजल्टेंट स्पिन मोमेंटम आएगा, 0 से ज्यादा आएगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल को बोलते हैं हम स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई। ऐसे न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई। तो स्पिन एक्टिव के लिए कंडीशन क्या हो गई? एक तो आई की वैल्यू, स्पिन मोमेंटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 से ज्यादा हो। दूसरी कंडीशन क्या होगी? कि ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन हो, यानी कि या तो एटॉमिक मास ऑड हो या मास एटॉमिक नंबर ऑड हो, तो या दोनों ऑड हो या दोनों में से कोई सा एक ऑड हो, तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? स्पिन एक्टिव। तो डिस्कस करते हैं दोज न्यूक्लियाई फॉर विच स्पिन क्वांटम नंबर आई इज ग्रेटर देन 0, किसकी वजह से? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर कॉल्ड स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई। तो ऐसे न्यूक्लियाई क्या करेंगे? रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन को एब्जॉर्ब करके एनएमआर सिग्नल प्रोड्यूस करेंगे। तो सच न्यूक्लियाई एग्जिबिट एनएमआर स्पेक्ट्रा इन रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन। इसके कुछ एग्जांपल आपको बताता हूं। 1H1, देखो यहां पे एटॉमिक नंबर भी ऑड है और एटॉमिक मास भी ऑड है, और मैंने बताया ऑड नंबर या तो एटॉमिक नंबर ऑड हो या एटॉमिक मास ऑड हो, या दोनों ऑड हो, तो क्या हो जाएगा? स्पिन एक्टिव। दूसरे वाले में 6C13, तो 6 एटॉमिक नंबर तो इवन है पर एटॉमिक मास ऑड है, तो ये भी कैसा हो गया? स्पिन एक्टिव। 7N14, यहां पे एटॉमिक नंबर ऑड है पर एटॉमिक मास इवन है, तो मैंने बताया दोनों में से कोई सा एक ऑड हो या दोनों ऑड हो तो स्पिन एक्टिव। तो 7 होने की वजह से ये भी क्या हो गया? स्पिन एक्टिव। नेक्स्ट 9F19, बोथ आर ऑड, तो ये भी कैसा हो गया? स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई। अब बात करते हैं स्पिन इनएक्टिव न्यूक्लियाई की। व्हाट आर स्पिन इनएक्टिव न्यूक्लियाई? अब ऐसे न्यूक्लियस को यदि आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे और वो रेडियो फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब भी करेगा तो भी सिग्नल प्रोड्यूस नहीं करेगा। उसकी वजह क्या होगी? जो प्रोटॉन है वो प्रोटॉन इवन नंबर में होंगे, तो जितना प्लस हाफ प्रोड्यूस होगा इफेक्ट उतना ही माइनस हाफ होगा, और प्लस हाफ माइनस हाफ इक्वल टू 0, तो इनका रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा? 0। तो आई की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाएगी। ऐसा को बोलते हैं हम स्पिन इनएक्टिव। तो इसके लिए कंडीशन क्या है? कि दोनों के दोनों इवन होने चाहिए, ऑड नहीं आना चाहिए, दोनों एटॉमिक नंबर भी और एटॉमिक मास भी। तो बात करते हैं स्पिन
inactive nuclei, those nuclei for which spin quantum number I is 0 due to presence of even number of protons are called spin inactive nuclei. अब ऐसे मॉलिक्यूल प्रोड्यूस नहीं करेंगे NMR, तो such nuclei do not exhibit NMR spectrum in रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन. इसके कुछ एग्जांपल आपको बताता हूं. फॉर एग्जांपल 6C12 एटॉमिक नंबर और एटम गैस दोनों इवन, 16 सल्फर 32 बोथ आर इवन, 18 आर्गन 36 बोथ आर इवन. सो ये सारे के सारे कैसे हो गए? स्पिन इनएक्टिव. ये रेडियो फ्रीक्वेंसी में एनएमआर स्पेक्ट्रा नहीं देते. आगे बात करते, बार बार हम बात करें प्रोटॉन प्रोटॉन प्रोटॉन, तो आखिर बात पहले, उससे पहले आपको ये एक टेबल की फॉर्म में मैंने आपको बताया है. तो एटॉमिक मास, ये एटॉमिक नंबर, उसके एग्जांपल, टोटल स्पिन निकाल के बताइए, और एनएमआर एक्टिव होगा या एनएमआर इनएक्टिव होगा. तो जब एटॉमिक मास भी ऑड है, एटॉमिक नंबर ऑड है या इवन है, तो यानी कि या तो दोनों ऑड या ये एक ऑड ये एक इवन, तो उसके एग्जांपल ये है. तो इनका जो वैल्यू आएगी स्पिन क्वांटम नंबर की वो हाफ इंटीजर होगी, 1/2, 3/2, 5/2, यानी कि आई की वैल्यू 0 से ज्यादा आएगी. तो इसका क्या होगा? एनएमआर एक्टिव होगा. दूसरे केस में एटॉमिक मास इवन पर एटॉमिक नंबर ऑड, तो मैंने बताया दोनों में से एक भी ऑड है तो भी क्या होगा? वो स्पिन एक्टिव होगा. तो इसका फुल वैल्यू आएगी इंटीजर 1, 3, 5, 7, ये भी एक्टिव होगा. पर यदि एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों इवन है तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? इसका आई 0 हो जाएगा और कैसे हो जाएगा? स्पिन इनएक्टिव. तो ये स्पिन एक्टिविटी शो नहीं करेगा. आगे बढ़ते हैं सर, बार बार आप प्रोटॉन 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 की बात कर रहे हो. टाइप्स, क्या एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कुछ टाइप्स होती हैं? हाँ, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोप फोटोमीटर जो होता है वो दो चीजों को रेफरेंस की तरह यूज करता है, एक तो प्रोटॉन को, एक कार्बन 13 को. तो इसका मतलब इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. तो जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी. नंबर 1 पीएनएमआर, पी स्टैंड फॉर प्रोटॉन, और प्रोटॉन को हम सिंबलाइज करते हैं हाइड्रोजन से, एचएनएमआर. तो पीएनएमआर और एचएनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो इट स्टैंड्स फॉर प्रोटॉन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें हम स्टैंडर्ड मटेरियल किसको लेके चलते हैं? प्रोटॉन को काउंट करते हैं, क्योंकि प्रोटॉन सिग्नल देता है तो प्रोटॉन सिग्नल को ऑब्जर्व करते हैं हम. दूसरा होता है कार्बन 13 एनएमआर, क्योंकि कार्बन का जो आइसोटोप है 6C13, इट इज एनएमआर एक्टिव, क्योंकि आपने पढ़ा स्पिन एक्टिव होगा 13 वाला, क्योंकि इसमें एटॉमिक जो नंबर है, एटॉमिक मास है 13, वो इवन है, ऑड है. ऑड होने की वजह से क्या हो जाएगा? स्पिन एक्टिव. तो इसको रेफरेंस मार के करेंगे तो दैट्स कॉल्ड कार्बन 13 न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी. पर इन जनरल जो हमारी इंडिया में हम यूज करते हैं वो हम ज्यादातर कौन सा करते हैं? एचएनएमआर. हम केवल प्रोटॉन को काउंट करके ही प्रोटॉन सिग्नल निकालते हैं. तो आगे बात करते हैं कि सर बार बार आप प्रोटॉन सिग्नल की बात कर रहे हैं, ये प्रोटॉन सिग्नल्स क्या होते हैं? तो जब स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रेडियो वेव्स डाली जाएंगी तो एब्जॉर्ब करके बार बार क्या करेगा? अपनी स्पिन को चेंज करेगा. उस स्पिन को ही क्या बोलते हैं हम? प्रोटॉन सिग्नल्स. तो क्या होते हैं प्रोटॉन सिग्नल? व्हेन ए स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई इज प्लेस्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इट एब्जॉर्ब्स radio frequency radiation and its nucleus undergo change in transition from one spin level to another spin level and produce NMR signals. उन NMR सिग्नल को ही हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन सिग्नल. क्योंकि हम प्रोटॉन काउंट करेंगे, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारे एटम होते हैं और उन एटम के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन. तो हम उन प्रोटॉन को काउंट करेंगे, ये देखेंगे उनमें कौन सा एक्टिव है कौन सा इनएक्टिव. अब उनको देखेंगे, चेक करेंगे वो प्रोटॉन एक जैसे हैं या अलग अलग हैं, यानी कि वो इक्विवेलेंट है या नॉन इक्विवेलेंट. जितने तरह के प्रोटॉन होंगे उतने तरह के सिग्नल आएंगे और उन्हीं को बोलते हैं हम एनएमआर सिग्नल और प्रोटॉन सिग्नल. तो जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो दो तरह के प्रोटॉन होते हैं जिनके ऊपर हम थोड़ा सा डिटेल में चलेंगे, क्योंकि जब न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे तो हालांकि मैंने इक्विवेलेंट प्रोटॉन नॉन इक्विवेलेंट के प्रोटॉन के ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है पहले से, आप उसको भी देख सकते हैं, पर इसमें और एक्सप्लेन कर देता हूं आपको. तो व्हाट आर, सबसे पहले बात करते हैं इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स. नाम से पता है इक्विवेलेंट, जिनका केमिकल एनवायरनमेंट सेम हो, यानी कि उनकी पोजीशन एक जैसी होगी, सेम तरह का एनवायरनमेंट होगा, तो वो सेम फील्ड को एब्जॉर्ब करेंगे रेडियो फ्रीक्वेंसी को और एक ही सिग्नल देंगे. तो ऐसे प्रोटॉन्स को बोलते हैं हम इक्विवेलेंट प्रोटॉन. तो डेफिनेशन बनती है द प्रोटॉन्स विच हैव सेम केमिकल एनवायरनमेंट गिव्स वन एनएमआर सिग्नल. तो वो सारे के सारे एक ही सिग्नल देंगे, वन एनएमआर सिग्नल, एंड एब्जॉर्ब सेम फील्ड डिस्टेंस आर कॉल्ड मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन. अब ऐसे इक्विवेलेंट प्रोटॉन को पहचानने के लिए कुछ क्राइटेरिया भी होगा. तो वो क्राइटेरिया क्या होता है इक्विवेलेंट प्रोटॉन को पहचानने का? उनका जो एनवायरनमेंट है वो कैसा होना चाहिए? सेम.
तो प्रोटॉन्स आर इन आइडेंटिकल केमिकल एनवायरमेंट, उनका एनवायरमेंट जो होगा वो सेम होगा। अभी एक्सप्लेन भी करूंगा किस तरीके से। दे हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक सराउंडिंग्स, उनकी जो चारों तरफ सराउंडिंग अरेंजमेंट है वो सेम होना चाहिए, स्पेटियल सिमेट्री में होनी चाहिए। दे डू नॉट प्रोड्यूस स्प्लिटिंग पैटर्न, क्योंकि जब वो सेम है तो वो एक दूसरे को स्प्लिट नहीं करेंगे, तो वो प्रोड्यूस नहीं करेंगे स्प्लिटिंग पैटर्न मल्टीपल, बिकॉज दे डू नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर, क्योंकि उनका आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होता इक्विवेलेंट प्रोटॉन का। फॉर एग्जांपल, यहां हमने मीथेन का एग्जांपल दिया है, तो मीथेन में कितने प्रोटॉन, आपको दो तरह के एटम दिख रहे हैं, कार्बन का एक एटम और हाइड्रोजन के 4 एटम। अब याद करो, क्या कार्बन इसमें एक्टिव है? 6C12। सर ये तो इसमें इनएक्टिव है, तो केवल सिग्नल कौन देगा? प्रोटॉन। अब कितने प्रोटॉन, यानी कि हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूं मैं, प्रोटॉन का मतलब हाइड्रोजन एटम। सर 4 हाइड्रोजन एटम है, क्या इन सब का एक ही एनवायरमेंट है? हां, कैसे? एक ही कार्बन पे क्या लगे हुए हैं? 4 हाइड्रोजन। यदि आप इस वाले हाइड्रोजन को हटाओगे तो भी क्लोरोमीथेन, इसको हटाओगे तो भी क्लोरोमीथेन, कोई सको, तो इन सबका केमिकल एनवायरमेंट सेम है, इसलिए ये सेम फील्ड को एब्जॉर्ब करेंगे और चारों के चारों केवल कितना सिग्नल देंगे? एक। तो इन्हें बोलते हैं केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन। दूसरा एग्जांपल एथीन। अब एथीन क्या होता है? C2H4, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और दोनों कार्बन पे CH2। अब इस कार्बन के पड़ोस में CH2 है, इधर वाले कार्बन के पड़ोस में भी CH2, तो केमिकली इनका एनवायरमेंट कैसा लग रहा है? सेम। तो इनको भी क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट प्रोटॉन। थोड़ा सा मैं जरा बोर्ड पे जाके एक बार आपको पढ़ाना स्टार्ट करता हूं, कि थोड़ा समझाता हूं कि केमिकली इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट किस तरीके से हम तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया मीथेन CH4, तो CH4 की स्ट्रक्चर आपको मालूम है क्या होती है? कि सर इसमें कार्बन के ऊपर 4 हाइड्रोजन होते हैं। तो यहां थोड़ा मुझे तकलीफ हो रही है बनाने में, पर लेकिन आप समझिए, फिर भी कोशिश कर रहा हूं बनाने की। CH4, तो अब इन 4 प्रोटॉन को मुझे देखना है। अब ये बेटा चारों प्रोटॉन किससे अटैच हैं? अब यहां पे एक ही कार्बन से अटैच है, तो यहां टोटल 5 एटम है, 4 हाइड्रोजन के एटम और 1 कार्बन का। अब मुझे कार्बन को नहीं देखना, क्योंकि कार्बन तो स्पिन इनएक्टिव है, तो मुझे केवल किसका देखना है? प्रोटॉन सिग्नल। तो यहां 4 प्रोटॉन, कौन कौन से? एक प्रोटॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा प्रोटॉन और चौथा प्रोटॉन। कौन सा वाला? दिस वन। इन चारों का एनवायरमेंट कैसा है जरा देख के बताओ, क्या सेम है? हां सर, ये तो एक ही कार्बन पे अटैच है और एक जैसे लग रहे हैं, क्योंकि चारों टेट्राहेड्रल वाले हैं। यस, तो चाहे मैं इस वाले कार्बन को हटा के क्लोरीन लगा दूं तो भी क्लोरोमीथेन, इसकी जगह इसको हटा के क्लोरीन लगा दूं तो भी क्लोरोमीथेन, इसको हटा के इसकी जगह क्लोरीन लगा दूं तो भी क्लोरोमीथेन, और इसकी जगह इसको हटा के क्लोरीन लगा दूं तो भी क्लोरोमीथेन। इसका मतलब ये चारों प्रोटॉन, इसको मैं बोल सकता हूं 4 प्रोटॉन्स। प्रोटॉन को हम सिंबलाइज कर रहे हैं किससे? S से। तो 4 प्रोटॉन ऑफ टाइप, किस टाइप के हो गए ये? इनको मैं मान लेता हूं सबको A। 4 प्रोटॉन्स ऑफ टाइप A, ऑफ A टाइप, सारे के सारे A। तो इसका मतलब ये भी A हो गया, ये भी A हो गया, ये भी A हो गया, ये चारों A टाइप के हो गए। तो ये केवल एक ही तरह की फील्ड स्ट्रेंथ एब्जॉर्ब करेंगे और कितना सिग्नल देंगे? केवल एक NMR सिग्नल देंगे, जिसकी इंटेंसिटी 4 टाइम्स के बराबर होगी, तो दैट इज 1 NMR सिग्नल। इस तरीके से ये सिग्नल देंगे। एक दूसरा एग्जांपल से मैं आपको बता देता हूं, तो इसको पहले मैं एज कर देता हूं, एक दूसरा एग्जांपल लेके बताता हूं फिर आपको। कि सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं ईथेन, तो ईथेन मॉलिक्यूल क्या होता है? C2H6। तो C2H6 का मतलब CH3, अभी तो मैं ओपन करके आपको दिखा रहा हूं। तो इस वाले कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन, तो दैट इज कॉल्ड CH3, इसका मतलब C2H6। ईथेन की बात हम कर रहे हैं, तो ईथेन में यदि आप काउंट करो तो आपको टोटल कितने एटम दिख रहे हैं? सर 6 तो हमारे हाइड्रोजन के एटम है और 2 किसके एटम है? कार्बन के। पर हम पहले ही बता चुके हैं कार्बन तो स्पिन इनएक्टिव है, तो हम केवल काउंट किसको करेंगे? सर हाइड्रोजन एटम को। क्यों? क्योंकि हमें प्रोटॉन सिग्नल देखना है, और प्रोटॉन का सिग्नल का मतलब हम केवल और केवल हाइड्रोजन की बात करेंगे। हाइड्रोजन एटम इज इक्विवेलेंट टू प्रोटॉन, इसीलिए हम केवल H की काउंट करेंगे। अब यहां पे आप देखो कि 2 का मेरे पास टोटल 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन एटम है। क्या इन तीनों का सेम एनवायरमेंट है? हां सर, ये तो एक ही कार्बन पे तो सेम है।
क्या इन तीनों का आपस में सेम है? हां सर, क्योंकि ये इस वाले कार्बन पे। क्या ये दोनों एक दूसरे के सेम हैं? हां, इसको पहचानते हैं। यदि आप इस वाले कार्बन को हटा के इस वाले हाइड्रोजन को हटाओ और यहां क्लोरीन लगा दो तो उसका नाम क्या होगा? 1 क्लोरोमीथेन। चलो इसको नहीं हटाते, इसको हटा के क्लोरीन लगा दो तो भी 1 क्लोरोईथेन। चलो इसको नहीं हटाओ, इसको हटा के लगा दो तो भी क्या नाम आएगा? सर 1 क्लोरोईथेन आएगा। चलो अब हम इसको नहीं हटाते, इन तीनों को हम इस वाले पे हटा के क्लोरीन लगाते हैं तो अब क्या होगा बेटा? 2 तो नहीं हो सकता क्योंकि अब नंबरिंग यहां से 1 क्लोरीथेन। इस वाले को करोगे तो भी। इसका मतलब इन सबका एनवायरमेंट तो सेम दिख रहा है, दिख रहा है सेम। कैसे? अब इसका दूसरा तरीका देखो, इस वाले CH3 का पड़ोसी जिसको मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया, इस CH3 का पड़ोसी कौन है? CH3। और जो ब्रैकेट के बाहर है इस वाले CH3 का पड़ोसी कौन है? CH3। इसका मतलब ये 6 के 6 प्रोटॉन एक जैसे हैं। तो इसका मतलब यहां पे कितने प्रोटॉन एक जैसे हो गए? 6 प्रोटॉन ऑफ टाइप A। तो इनको बोलते हैं हम इक्विवेलेंट प्रोटॉन। तो ये भी कितना सिग्नल देंगे? ये भी एक NMR सिग्नल देंगे, पर इसकी जो पीक हाइट होगी वो पहले वाले से ज्यादा होगी, सिग्नल एक ही आएगा। तो इसे भी इक्विवेलेंट प्रोटॉन। एक एग्जांपल थोड़ा सा और आपको समझने की कोशिश करता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं बेंजीन। बेंजीन को हम C6H6 बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेंजीन को? C6H6। तो C6H6 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जरा बताओ आप? हां सर, बेंजीन को एक स्ट्रक्चर बना देते हैं हम इस तरीके से और इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड हो जाते हैं अल्टरनेट, ये और ये। तो यहां कितने प्रोटॉन है? 6 प्रोटॉन, क्योंकि हर एक कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। हर कार्बन पे हाइड्रोजन। तो इन सबका प्रोटॉन सिग्नल कैसा आएगा? सेम। तो इसके अंदर भी क्या होगा? 6 प्रोटॉन ऑफ टाइप A। एक ही तरह के प्रोटॉन होंगे तो कितना सिग्नल देंगे बेटा? ये भी इट इज ऑल्सो गिव A सिग्नल। हाँ, एक ही सिग्नल देंगे। ये छूट गया, लैग कर गया है। हाँ, एक सिग्नल देंगे। तो इस तरीके से, क्योंकि इसको मैं क्या लिख सकता हूं सर? बेंजीन इज रिप्रेजेंटेड बाय C6 एंड H6। तो जब इसको मैं C6H6 कह रहा हूं तो ये 6 के 6 जो प्रोटॉन है ये सेम एनवायरमेंट में, इसलिए कैसा सिग्नल दे रहे हैं? सेम सिग्नल। इसलिए इनको बोलते हैं हम केमिकली या मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन। और ये केवल एक ही फील्ड को, स्ट्रेंथ को एब्जॉर्ब करेंगे और एक सिग्नल देंगे। आगे चलते हैं, हम आगे बढ़ाते हैं आपको कौन सा? नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन के बारे में। तो इस तरह आपने समझा इक्विवेलेंट प्रोटॉन क्या होते हैं और बहुत सारे एग्जांपल आप लोग कर सकते हैं। तो अब बात करेंगे हम नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स की। नॉन इक्विवेलेंट का मतलब जिनका केमिकल एनवायरनमेंट एक जैसा नहीं होगा, अलग अलग होगा। तो वो डिफरेंट फील्ड स्ट्रेंथ को एब्जॉर्ब करेंगे और अलग अलग सिग्नल देंगे। तो उन्हें क्या बोलते हैं? नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। तो द प्रोटॉन विच हैव डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट गिव्स डिफरेंट NMR सिग्नल्स एंड एब्जॉर्ब डिफरेंट फील्ड स्ट्रेंथ आर कॉल्ड मैग्नेटिकली नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। अब इनके लिए भी कुछ क्राइटेरिया होता है। तो वो क्राइटेरिया क्या होता है? इनका क्राइटेरिया को समझते हैं वन बाय वन। तो पहला क्राइटेरिया क्या होगा कि प्रोटॉन्स आर इन डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट। उनका सेम एनवायरनमेंट था, इनका डिफरेंट एनवायरनमेंट है। वो इंटरेक्ट नहीं करते, तो ये एक्सपीरियंस डिफरेंट फील करेंगे। तो दे एक्सपीरियंस डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक सराउंडिंग एंड मैग्नेटिक एनवायरनमेंट। ये आपस में स्प्लिट भी करते हैं, आपस में इंटरेक्शन होता है। दे इंटरेक्ट विच ईच अदर कपलिंग विच कॉज मल्टीप्लिसिटी इन द स्पेक्ट्रम। तो ये स्प्लिट भी होते हैं। तो स्प्लिट के लिए ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम प्रोटॉन प्रोटॉन स्प्लिटिंग, जे कपलिंग या स्पिन स्पिन कपलिंग सिखाएंगे आपको। इसके बाद जैसे एक एग्जांपल दिया इथेनॉल। अब इथेनॉल में अब आपको समझ में आ गया होगा CH3 CH2OH। यहां पे एक्सप्लेन कर दिया पर लेकिन अब समझो CH 3 प्रोटॉन, दूसरा CH2 इस पे 2 प्रोटॉन, OH ये तीसरे तरह का प्रोटॉन। तो क्या ये वाले तीनों जो CH3 के 3 है तीनों सेम थे हाइड्रोजन? हां सर, एक ही कार्बन पे है क्योंकि इनका पड़ोसी CH2 था। पर जो ये कार्बन पे 2 प्रोटॉन है CH2 वाले पे, इनका पड़ोसी सेम है क्या? नहीं सर, इनका पड़ोसी तो CH3 और OH है। तो इसका मतलब ये पहले CH3 वालों से डिफरेंट। तो ये 3 प्रोटॉन एक तरह के हो गए, 2 प्रोटॉन एक तरह के। और तीसरा वाला जो ऑक्सीजन पर अटैच है सर, वो तो सीधा ही ऑक्सीजन पर अटैच है। ये वाले तो कार्बन पर अटैच थे, पर दोनों डिफरेंट कार्बन पर अटैच थे। ये वाला डिफरेंट कार्बन के साथ साथ उनका एनवायरनमेंट भी डिफरेंट था, क्योंकि इथेन में CH3 के बराबर में CH3 और इस वाले CH3 के बराबर में CH3 सेम था। पर यहां CH3 के बराबर में CH2 और इस CH2 के बराबर में CH3 एंड OH। तो इसका मतलब दे आर डिफरेंट। तो ये 3 अलग तरह के, 2 अलग तरह का और 1 अलग तरह का। इसका मतलब कितने सिग्नल देंगे? 3 NMR सिग्नल। तो इस तरीके से नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन को आप पहचान पाएंगे। किस तरीके से हम देखते हैं तो थोड़ा सा मैं फिर चाहूंगा कि आपको एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा सा नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन।
तो एग्जाम्पल लेके हम स्टार्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, प्रोपेन। प्रोपेन आपको मालूम है CH3 CH2 CH3। मैं यहां से एग्जांपल स्टार्ट कर रहा हूं ताकि आपको और क्लियर से एग्जांपल हो जाए कि सेम और डिफरेंट का मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट का मतलब क्या है। अब यहां आप बताओ, ये प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H8। वहां तो आपको एक से लगते हैं, यदि मैं इसको डायरेक्ट लिख देता C3H8 तो आप कह सकते थे कि सर ये तो आठों के आठों एक जैसे दिख रहे हैं, पर इसलिए मैंने इसकी स्ट्रक्चर को क्या किया, पहले ओपन कर लिया। ओपन करा तो ये आ गया। अब ये देखो, ये जो तीनों प्रोटॉन CH3 के हैं, इनका पड़ोसी कौन है, CH2। इस वाले CH3 का पड़ोसी भी कौन है, CH2। क्या ये एक जैसे हैं? सर अभी थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा। इस CH2 के पड़ोसी दो CH3 हैं, तो कैसे पहचानेंगे सर, ये हमें बताओ। तो ये तो आपको मालूम है, इस कार्बन के तीनों सेम है, इस कार्बन के तीनों सेम है, इस कार्बन के दोनों हाइड्रोजन सेम है, पर क्या ये आपस में सेम है, इनको कैसे पहचाने? तो इस वाले कार्बन की स्ट्रक्चर को मैं ओपन करके आपको समझाता हूं। तो सबसे पहले जरा ओपन करो CH3, तो आपको कंसेप्ट बिल्कुल ऐसा क्लियर हो जाएगा कि आप इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट को आसानी से पहचान लोगे। तो ये CH3, आगे कौन सा है सर, CH2। यस, वेरी गुड, CH2 मैं ले लेता हूं, और उससे आगे कौन सा है बेटा, फिर से CH3। तो ये इसकी मैंने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को ओपन करके ओपन स्ट्रक्चर बना दिया। ओपन स्ट्रक्चर फॉर्मूला हमारे सामने आ गया, कंडेंस की जगह ओपन चेन फॉर्मूला मैंने कर दिया इसका H। अब यहां देखो, यदि मैं इस वाले हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लगा दूं तो क्या नाम बनेगा सर, 1 क्लोरोप्रोपेन। इसको ना हटा के इसको हटाऊं तो क्या बनेगा सर, तो भी 1 क्लोरोप्रोपेन। इनको नहीं हटा रहा, इसको हटा के बनाओ 1 क्लोरोप्रोपेन। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि ये तीनों कैसे हैं बेटा, ये तीनों एक जैसे, तो मैंने इनको लिख दिया टाइप A। अब चलो, इन सबको मत हटाओ, इस वाले को हटाना, तो क्या लिखोगे, क्या 3 करोगे, नहीं सर, अब तो यहां से 1 हो जाएगा, 1 क्लोरोप्रोपेन। चलो इस वाले को हटाओ, सर ये भी 1 क्लोरोप्रोपेन। इस वाले को हटाओ, 1 क्लोरो। तो इसका मतलब ये तीनों भी कैसे हैं, जैसा ये वाले तीनों थे, क्योंकि इनका पड़ोसी CH2 CH3 और इन CH3 का पड़ोसी भी CH2 CH3। तो इसका मतलब इन सबका स्पेटियल अरेंजमेंट सेम। तो इसका मतलब ये भी किस तरह का हो गए, टाइप A। चलो अब इनको नहीं हटाते, अब इस वाले को हटाने की कोशिश करो। सर इस बार तो 2 क्लोरोप्रोपेन, बिल्कुल सही बात। तो ये 1 वाला था, ये 1 वाला था, पर ये कौन सा हो गया, 2। अब चलो इसको ना हटाओ, इसको हटाओ तो क्या बनेगा, 2। तो इसका मतलब ये वाला भी B और ये वाला भी B, ये दोनों एक जैसे और ये 6 एक जैसे। तो इसका मतलब यहां पे हो गए 6 प्रोटॉन किस टाइप के, ऑफ टाइप A, एंड 2 प्रोटॉन ऑफ टाइप B। तो इसका मतलब कितने सिग्नल आए टोटल, 2 NMR सिग्नल। तो कितने NMR सिग्नल देगा, ये 2 सिग्नल देगा, जिनमें से एक छोटा सिग्नल आएगा 2H के लिए और एक ऊंचा सिग्नल आएगा 6H के लिए। तो 2 NMR सिग्नल देगा। जैसे एक एग्जांपल और आपको बताता हूं, जैसे अभी हमने लिया था इथाइल अल्कोहल। अब इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला था CH3 CH2 OH। तो अब तो आपको डायरेक्ट भी समझ में आने लगेगा कि कहां कहां डिफरेंस है, कहां कहां अलग है। तो देखो, सबसे पहले ये तीनों एक ही कार्बन के, तो इन तीनों को मैं नाम दे रहा हूं A। इसका पड़ोसी CH2OH, पर ये दोनों एक जैसे हैं, क्या इनका पड़ोसी CH3 है, नहीं सर, इसका पड़ोसी तो डिफरेंट है, क्योंकि इसका पड़ोसी CH2OH था, पर इसका पड़ोसी OH और CH3 है, तो डिफरेंट B। और इस वाले का पड़ोसी कौन है सर, इसका तो पड़ोसी ऑक्सीजन है, तो ये डिफरेंट तरह का हो गया C। तो इसका मतलब कितने सिग्नल आए, ABC, 3 सिग्नल। तो यदि जस्टिफाई करोगे तो कैसे, 3 प्रोटॉन किस तरह के हैं, टाइप A, 2 प्रोटॉन किस तरह के हैं, टाइप B, और 1 प्रोटॉन कैसा बेटा, 1 प्रोटॉन टाइप C। तो यानी कि कितने सिग्नल देंगे ये, 3 NMR सिग्नल। कितने सिग्नल देंगे, 3 NMR सिग्नल। होप इस तरीके से आपको और भी प्रैक्टिस मैंने कराई हुई है, तो आप खुद कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट को पहचान लोगे। आगे की वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो होप आपको अब क्लियर हो गया होगा कि इक्विवेलेंट प्रोटॉन क्या होते हैं और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन क्या होते हैं। अब क्या होता है कि जो सिग्नल आ रहे हैं, इन सिग्नलों का किसी ना किसी स्टैंडर्ड से हम रेफरेंस लेंगे, उसी को बोलते हैं केमिकल शिफ्ट। उस केमिकल शिफ्ट से हम आइडिया लगाते हैं कि कंपाउंड कौन सा होने वाला है। तो बात करते हैं नई चीज की, दैट इज कॉल्ड केमिकल शिफ्ट। अब ये केमिकल शिफ्ट क्या होती है,
ये कितने तरह की होती है, इसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट, और एनएमआर में हम पढ़ रहे हैं केमिकल शिफ्ट। तो केमिकल शिफ्ट क्या होती है? व्हेन ए स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई, यस बार बार प्रिंसिपल रिपीट हो रहा है, व्हेन ए स्पिन एक्टिव मॉलिक्यूल या न्यूक्लियाई इज प्लेस्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इट्स इलेक्ट्रॉन सर्कुलेटेड इन सच ए मैनर। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, हाँ आप कह सकते हो प्रोटॉन की बात चल रही थी, अभी इलेक्ट्रॉन कहां से आ गए? तो इलेक्ट्रॉन भी सर्कुलेट हो रहे हैं और साथ में प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की बात करोगे तो न्यूक्लियस का मैग्नेटिक फील्ड, तो प्रोटॉन कह सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। तो इट्स इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन सर्कुलेट इन सच ए मैनर प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो जब भी किसी के न्यूक्लियस में प्रोटॉन रिवॉल्व करते हैं या आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम उसे क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड, या उसी को बोलते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या होता है, कंडीशन क्या होने वाली है कि इसकी डायरेक्शन अलग अलग तरीके से हो सकती है। तो केमिकल शिफ्ट वास्तव में किस तरह करते हैं हम? डेल्टा। अब ये डेल्टा पीपीएम में मेजर कर जाती है, कि यानी कि उसके लिए जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन कहूं कि बेटा बताओ मैं कितना शिफ्ट हुआ, आप कहोगे सर ये कैसे बताएं, आप कहां से ले रहे हो, शुरुआत कहां से ली, आप यहां से काउंट कर रहे हैं, यहां से काउंट कर रहे हैं, या यहां से काउंट कर रहे हैं? तो शिफ्टिंग के लिए मुझे स्टार्टिंग मटेरियल लेना पड़ेगा, स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहां पे स्टार्टिंग मटेरियल होता है टीएमएस। तो टीएमएस का एक सिग्नल आता है और उसके रेस्पेक्ट में जो मॉलिक्यूल है उसके प्रोटॉन सिग्नल देते हैं, तो उससे लेके वहां तक के डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम? केमिकल शिफ्ट। उसी को मेजर करने को केमिकल शिफ्टिंग बोलते हैं। तो केमिकल शिफ्ट क्या है? केमिकल शिफ्ट डेल्टा इज द डिफरेंस बिटवीन द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वजह से क्या आ रहा था? सिग्नल। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ ए न्यूक्लियस, जिसको कॉमनली क्या करते हैं हम? हाइड्रोजन। हम प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, तो यहां कार्बन 13 को कह सकते हैं प्रोटॉन, क्योंकि हमने प्रोटॉन वाली पढ़ा है, तो प्रोटॉन का सिग्नल इन ए मॉलिक्यूल एंड द रेफरेंस कंपाउंड। रेफरेंस कंपाउंड टीएमएस, उसके रेस्पेक्ट में कहां पे सिग्नल आया, उसी को बोलते हैं केमिकल शिफ्ट। एक्सप्रेस्ड इन पार्ट्स पर मिलियन, इट रिफ्लेक्ट्स हाउ मच द लोकल इलेक्ट्रॉनिक एनवायरमेंट शील्ड्स और डीशील्ड द न्यूक्लियस फ्रॉम द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जो हमारा स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, तो इसके अंदर जो प्रोटॉन है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उससे एक मैग्नेटिक फील्ड बना जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड या इंड्यूस्ड। और बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड ये एक दूसरे को या तो शील्ड करेगा या डिशील्ड करेगा, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट होगा या सेम साइड। तो उसकी वजह से जो सिग्नल आएंगे वो एक रेफरेंस मेटल से कितनी डिस्टेंस पे आ रहे हैं, जिसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे पीपीएम में, तो उसी को बोलते हैं हम केमिकल शिफ्ट। ये केमिकल शिफ्ट मोस्टली दो तरह की होती है। वास्तव में डिफाइन क्या करेंगे? द डिफरेंस इन द एब्जॉर्प्शन पोजीशन ऑफ द प्रोटॉन विद रेस्पेक्ट टू टीएमएस। टीएमएस टेट्रामिथाइल साइलेंस, अलग से बताऊंगा इसके बारे में। सिग्नल इज ऑल्सो कॉल्ड केमिकल शिफ्ट वैल्यू। तो केमिकल शिफ्ट वैल्यू कुछ नहीं है, वो डिफरेंस है। किस चीज का डिफरेंस? प्रोटॉन सिग्नल का विद रेस्पेक्ट टू टीएमएस सिग्नल, उसी को हम बोलते हैं ये चीज केमिकल शिफ्ट। अब ये केमिकल शिफ्ट दो तरह की होगी, अभी बताया, या तो शील्डिंग या डिशील्डिंग। अब ये शील्डिंग का मतलब क्या होता है? शील्डिंग का मतलब हो रहा है कि अपोज। अब भाई शील्ड क्या काम करती है कि सामने वाला तलवार मार रहा है और आप उसके अपोजिट में क्या ला रहे हैं? शील्ड। तो इसका मतलब जब सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड जो न्यूक्लियस से प्रोड्यूस हो रहा है और अप्लाइड यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, तो ये एक दूसरे को कम करेंगे, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस होगा उसको जो बाहर वाला फील्ड है वो कम महसूस होगा। इसी को बोलते हैं हम शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या है? इफ द सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, कुछ भी बोल सकते हैं आप, अपोजेस द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, दिस अपोजिंग फील्ड रिड्यूस द, जो अपोज कर रहा है उसकी वजह से क्या होगा? रिड्यूस द इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड फेल्ट बाय द न्यूक्लियस। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट एंड सच प्रोटॉन्स आर कॉल्ड शील्डेड प्रोटॉन। अब इसको मैं डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले डायग्राम अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा? जब शील्डिंग होगा तो द न्यूक्लियस इज लेस स्ट्रांगली अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बी नोट इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रेजोनेट्स एट ए लोअर फ्रीक्वेंसी, तो कम फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट करेगा ये। तो अब इसको देखो, अपीयर्स अप फील्ड, और इसका जो सिग्नल आएगा वो अप फील्ड की तरफ आएगा, यानी कि टुवर्ड्स लोअर वैल्यू ऑफ डेल। डेल वैल्यू कम हो जाएगी उसके लिए, यानी कि कम दूरी पे जाएगा वो सिग्नल, बहुत दूर नहीं जाएगा। तो इसको आपको दिखाने की कोशिश करता हूं मैं। तो सबसे पहले हमारे पास आया एक एरो, इस एरो से मैं इंडिकेट कर रहा हूं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रखा है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड्स है। उसके बाद जो हमारा न्यूक्लियस है
उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड्स हो गई। तो यानी कि एक दूसरे को बढ़ा रहे हैं या एक दूसरे के अपोजिट है, दीज आर अपोज। तो अपोज का मतलब शील्ड कर रहा है वो, तो इसे बोलते हैं हम सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड। तो जो इनका रिजल्टेंट की वैल्यू होगी, तो जो न्यूक्लियस को महसूस हो रहा बाहर वाला फील्ड, वो कम होगा, ज्यादा होगा, वो कम हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं हम इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड फील्ड बाय द न्यूक्लियस इज लेस, दैट्स कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। और ऐसे प्रोटॉन को बोलते हैं हम शील्डेड प्रोटॉन। होप ये क्लियर हो गया डायग्राम से। अब बात करते हैं डी शील्डेड इफेक्ट। डी शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? डी शील्डिंग इफेक्ट का मतलब होगा कि जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत अच्छा एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि सपोज आप एक तैराक हो, यू आर ए स्विमर, आपको तैरना आता है और आपकी एक स्पीड होती है तैरने की, आपको मालूम है कितनी स्पीड है। अब आप उस नदी के अंदर तैर रहे हो जिसका भाव आपके अपोजिट है, तो आप तो अपनी पूरी ताकत से तैरोगे और नदी का भाव आपकी डायरेक्शन से अपोजिट है, तो आपकी जो तैराकी की स्पीड है वो फुल होते हुए भी क्या महसूस होगी? कम। तो उससे बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट, क्योंकि जो बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड था वो न्यूक्लियस को उतना महसूस नहीं हुआ, क्योंकि न्यूक्लियस कुछ क्या कर रहा था, उसका विरोध कर रहा था। अब क्या होता है, अपोजिट कंडीशन कर दो कि जिस डायरेक्शन में आप तैर रहे हो उसी डायरेक्शन में नदी का फ्लो हो जाए, तो आपकी स्पीड ना बढ़ाते हुए भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि बाहर वाला फील्ड आपको क्या कर रहा है? रेनफोर्स कर रहा है। तो सेम, यदि दोनों की डायरेक्शन सेम साइड हो जाए तो न्यूक्लियस ज्यादा महसूस करेगा। तो इफ द सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन reinforce the applied magnetic field, the effective magnetic field felt by the nucleus increases. This situation is called de-shielding effect and such protons are called de-shielded proton. तो ऐसे प्रोटॉन जो रेजोनेट करेंगे वो हायर फ्रीक्वेंसी पे करेंगे। अब हाई फ्रीक्वेंसी पे करेंगे तो ये डाउन फील्ड में आएंगे। डाउन फील्ड का मतलब इनका जो डेल होगा वैल्यू वो ज्यादा होगा, यानी कि दूर जाएंगे, टीएमएस रेफरेंस से दूर तक ही जाएंगे। अब दूर तक जाएंगे तो इनके सिग्नल को हम डीशील्डिंग, इसको दिखाता हूं कैसे। ये था हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड्स। ये जो मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन भी अपवर्ड, तो इसका मतलब दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो ये रेनफोर्स कर दिया एक दूसरे को। तो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस बाय द न्यूक्लियस इज मोर देन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। सच प्रोटॉन इज कॉल्ड de-shielded proton and this effect is called de-shielding effect। तो दो तरह का इफेक्ट हो गया। अब बात आती है कि सर ये मेजरमेंट कैसे करेंगे केमिकल शिफ्ट का। अभी आपको बताया टीएमएस स्टैंडर्ड मटेरियल से कितनी डिस्टेंस पाया उसी को हम मेजर करते हैं। तो इसके बारे में आपको बताता हूं, द मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब क्योंकि हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, क्या मॉलिक्यूल में एक ही एटम है बेटा? बहुत सारे एटम आ रहे थे, बहुत सारे एटम आ रहे थे। तो प्रोटॉन एक ही या बहुत अलग अलग तरह के थे? अलग अलग। तो उन सबका एक साथ सिग्नल को आइडेंटिफाई करना आसान काम नहीं होता, थोड़ा मुश्किल होता है। तो द मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई इन एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी यूनिट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एंड इट इज नॉट रिक्वायर्ड आल्सो। तो हम क्या करते हैं उसके लिए? क्या करते हैं, द केमिकल शिफ्ट वैल्यू ऑफ द प्रोटॉन in a particular compound is determined with respect to universally accepted standard TMS। तो यहां पे 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज टीएमएस एंड व्हाई इट इज यूज एज ए स्टैंडर्ड इंटरनल रेफरेंस इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहां आपको इसको समझना जरूरी है। जो टीएमएस है तो द केमिकल शिफ्ट वैल्यू ऑफ द प्रोटॉन इन ए पार्टिकुलर कंपाउंड इज डिटरमाइंड विद द रेस्पेक्ट टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड टीएमएस, स्टैंडर्ड टीएमएस, टेट्रामिथाइल साइलेंट, जिसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? सिलिकॉन के चारों तरफ CH3 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 CH3। तो कितने प्रोटॉन इसमें बेटा? सर 12। क्या सब एक जैसे? हाँ। तो कितना सिग्नल देंगे? 1। और इसका शार्प सिग्नल होता है और इसके डेल की वैल्यू जो होती है 0 होती है, उसी से हम रेफरेंस मान लेते हैं इसे। तो अब आगे बताता हूं इसके बारे में। तो TMS हैज 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स एंड गिव्स ए सिंगल शार्प सिग्नल। Also, it is chemically inert and soluble in organic solvent, so it can be added to the sample solution as an internal standard। क्योंकि ये 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन रखता है और इसकी जो सिग्नल आता है शार्प सिंगल पीक आती है। दूसरा, ये केमिकली इनर्ट होता है और कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की तरह होता है और कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिसॉल्व होता है पर उसके साथ इंटरैक्ट नहीं करता, इसलिए इसको किसकी तरह यूज करते हैं? स्टैंडर्ड रेफरेंस की तरह यूज करते हैं। एंड द एनएमआर सिग्नल वैल्यू फॉर ए पार्टिकुलर प्रोटॉन, किसी एक पार्टिकुलर प्रोटॉन के लिए एनएमआर का जो सिग्नल आएगा व्हेन in a molecule will appear at different field strength compare with a signal of TMS। तो यानी कि जो TMS का सिग्नल है उससे कहीं ना कहीं अलग आएगा, उस डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम? केमिकल शिफ्ट वैल्यू। तो द डिफरेंस इन द एब्जॉर्प्शन पोजीशन ऑफ द प्रोटॉन विद रेस्पेक्ट टू TMS सिग्नल इज आल्सो कॉल्ड केमिकल शिफ्ट वैल्यू।
ठीक है बेटा। अब बात करते हैं कि सर एप्लीकेशन कहां कहां हम कर सकते हैं। तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की एप्लीकेशन कहां का है? तो सबसे पहला डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात कर रहे हैं। ज्योमेट्रिकल में आपको मालूम है सेम ग्रुप सेम साइड तो सिस आइसोमर, सेम ग्रुप अपोजिट साइड तो ट्रांस आइसोमर। तो क्या दोनों के प्रोटॉन सिग्नल सेम आएंगे डिफरेंट आएंगे? सर डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये अब आप चेक कर सकते हो इक्विवेलेंट प्रोटॉन नॉन इक्विवेलेंट। तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर। इट इज बिकॉज इट गिव्स डिफरेंट सिग्नल और पीक्स फॉर सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। सेकंड वन हम क्या कर सकते हैं इससे? इट इज ऑल्सो यूज्ड टू डिटेक्ट और आइडेंटिफाई द कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में डिफरेंट तरह के प्रोटॉन होंगे तो उनको हम करने के लिए क्या कर सकते हैं कि एनएमआर स्पेक्ट्रम देख सकते हैं। तो डिफरेंट कंपाउंड का एनएमआर स्पेक्ट्रम भी डिफरेंट आएगा जितने तरह के प्रोटॉन होंगे। तो इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई कंपाउंड बिकॉज डिफरेंट कंपाउंड एब्जॉर्ब्स डिफरेंट आईआर रेडिएशन की जगह यहां क्या करना है? एनएमआर रेडिएशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन एंड गिव डिफरेंट एनएमआर सिग्नल। तो ये याद रखना, ये आईआर फिंगरप्रिंट वाला नहीं है, ये एनएमआर का है, रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो यहां एक करेक्शन है तो आप उसे कर लेंगे, प्लीज करेक्ट कर सकते हैं। तो डिफरेंट आईआर की जगह डिफरेंट रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन इन रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन और डिफरेंट एनएमआर सिग्नल देते हैं। तो ये थोड़ा सा करेक्शन है, तो आप होप समझ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरमोलिकुलर एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये ऑल्सो यूजफुल होता है किसके लिए? इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में दोनों की पीक डिफरेंट आती है। स्ट्रॉन्गर पीक इज ऑब्टेन्ड फॉर इंटरमोलिकुलर के लिए हमेशा स्ट्रॉन्गर पीक आएगी और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जो पीक होगी वो थोड़ी कम होगी। क्लियर? इसके बाद बात करते हैं हम एक एरोमेटिक कंपाउंड को भी आइडेंटिफाई करने में आता है स्ट्रक्चर आइसोमर। सबसे इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी मैंने कराए हुए हैं। तो स्ट्रक्चर आइसोमर का मतलब नॉर्मल प्रोपेन, आइसोप्रोपेन। ब्यूटेन की बात करो तो नॉर्मल क्लोरोब्यूटेन, आइसोक्लोरोब्यूटेन, टर्शरी क्लोरोब्यूटेन, इस तरीके डिफरेंट। तो उनके अंदर जो नंबर ऑफ सिग्नल्स होंगे एनएमआर सिग्नल डिफरेंट आएंगे, तो इन्हें पहचान कर लेते हैं। तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज आल्सो यूजफुल टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रक्चरल आइसोमर बिकॉज इट गिव्स डिफरेंट पीक्स ऑफ सिग्नल फॉर डिफरेंट आइसोमर्स। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, ये किसके लिए काम कर सकती है? डिटेक्शन ऑफ एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि आपको मालूम है एरोमेटिक कंपाउंड के किस तरीके से सिग्नल आते हैं। यदि बेंजीन की बात करो तो 6 प्रोटॉन एक तरह के थे। यदि मैं टॉलिन की बात करूं तो 5 प्रोटॉन जो फिनाइल ग्रुप पे वो सेम और CH3 के सेम, तो 2 सिग्नल। इस तरीके से फिनॉल की बात करो तो भी 2 सिग्नल। तो इस तरीके डिफरेंट सिग्नल आएंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स के। तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज आल्सो यूज्ड टू आइडेंटिफाई द एरोमेटिक नेचर ऑफ कंपाउंड। इट इज बिकॉज द प्रोटॉन अटैच्ड टू द एरोमेटिक रिंग्स आर हाईली डिशिल्डेड। वो हाईली डिशिल्डेड है एंड एज ए रिजल्ट सिग्नल फॉर एरोमेटिक प्रोटॉन अपीयर्स एट ए वेरी लो फील्ड। तो इस तरीके से आज हमने बात की एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और किसी वीडियो की रिक्वायरमेंट है या कुछ आपको डाउट आता है तो उसके लिए कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसी के साथ थैंक यू।